तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है। और आज की वीडियो में हम क्या स्टडी करेंगे कि जब कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है और जो उसमें फोर्स लग रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स की वजह से हो रहा है, तो यानी कुछ वर्क डन होगा, तो फोर्स और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में पर्टिकुलर एंगल हो। मतलब हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि वर्क डन क्या होता है, जब फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको अगर हम फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वर्क डन हमारा निकल के आता है। ये हमने सीख लिया पिछले वीडियो में, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक फोर्स है, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल पे हो रहा है। कुछ एंगल हो सकता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी एक एंगल हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एंगल है जिसपे वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पिछली वीडियो में हमने ये भी जाना था कि जब 90 डिग्री पे वर्क डन होता है, मतलब फोर्स मान लो ऊपर की तरफ लग रही है और वर्क डन हो रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ गया और इस वजह से क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल आने की वजह से 90 डिग्री के एंगल पे जीरो हो जाता है। तो वो भी देखेंगे वो क्यों होता है। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा एडवांस टॉपिक है ये, तो शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 2, वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9 फिजिक्स। तो हेडिंग डालो वर्क। चलो छोड़ो, अभी ये हेडिंग नहीं, पहले हेडिंग दूसरी लगाते हैं। पहले हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्री, या फिर इसको लिखो चाहे मत लिखो, या फिर सिर्फ समझ लो ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। 10th क्लास में तुम्हें पढ़ने को मिलता है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन अभी एडवांस टॉपिक है तो जरूरत है तो पढ़ा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनो का मतलब है यहाँ पे ट्रायंगल। ट्रिगोनो मतलब जिसके 3 वर्टिसेस हो, 3 कॉर्नर्स हो, ऐसे डायग्राम को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल, ठीक है। और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट, मतलब यहाँ पे नाम से पता चल रहा है यहाँ पे ट्रायंगल्स का कुछ मेजरमेंट्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें इसके नाम से पता चल गया। तो यहाँ पे जिस ट्रायंगल की हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, ये क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। ब्रांच, एक ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है हमारी। जैसे मैथ्स पढ़ते थे ना, उसमें एक अलजेब्रा होती थी जिसमें क्या होता था, पहले तो हमारी कैलकुलेशन है, प्लस करना, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ठीक है, ये सब कैलकुलेशन आई। फिर थोड़े बड़े हुए तो उसमें वेरिएबल्स आने लग गए, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप के वेरिएबल्स आने लग गए। और 9th क्लास में आपने पॉलिनोमियल्स भी पढ़ा होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल्स भी आ गए, ठीक है। तो वो सब अलजेब्रा का पार्ट है। इसी तरीके से एक और हमारी ब्रांच है मैथ्स की, जो कि क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या करते हैं, ट्राइंगल को स्टडी करते हैं। वो ट्राइंगल हमारा कौन सा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें कि एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री का हो। इस टाइप के ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि आपको शायद पहले से पता होगा कि 90 डिग्री का एंगल होता है, एक एंगल होता है 90 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसके बारे में हम कुछ स्टडी करेंगे, इस जो हमारा ये ब्रांच है मैथमेटिक्स का। तो अब देखो, अब ये एंगल तो 90 डिग्री है, ठीक है। ट्राइंगल में एक और बात आपको पता होगी या शायद ना पता हो, ट्राइंगल के अंदर जो जितने भी एंगल्स होते हैं, 3 एंगल बनेंगे इसके अंदर। एक तो ये वाला एंगल बनेगा यहाँ पे, एक ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, एक ये वाला एंगल हो गया, और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ट्राइंगल में इन तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री ये होता है इन तीनों एंगल्स का सम एक ट्राइंगल के अंदर। अब ये कैसे पता चला हमको, कि इसको प्रूव कैसे करें कि तीनों का सम 90 डिग्री होता है। ये आपके 9th के सिलेबस में है, ट्राइंगल चैप्टर में, मैथमेटिक्स में। तो अभी तो मैंने मैथ्स का अभी शुरू किया नहीं है, पढ़ाऊंगा, मैथ्स का भी शुरू करेंगे, फिजिक्स के बाद मैथ्स शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसमें तब देखेंगे, या शायद आपने पहले से देख लिया होगा स्कूल में अपने में। तो इनका तीनों का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्रीज का। तो ये तो 90 हो गया, यानी हमारे पास एक एंगल तो हमें पता है कि 90 डिग्री होगा। तो यानी बचे हुए ये ये दोनों जो एंगल्स हैं, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि
एंगल ए, ये एंगल का सिंबल होता है। अगर मैं कहीं पे इस तरीके से बनाऊं, इसके आगे कुछ लिखूं, तो मतलब वो वाला एंगल, एंगल ए, और ये वाला सिंबल होता है, ये मैं यूज करूंगा ट्राइंगल के लिए। जैसे कि इस ट्राइंगल को अगर मैं एक नाम दूं, इस ट्राइंगल के लिए मैं नाम लिखूं, तो ये क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी, ये होगा इस ट्राइंगल का नेम, ठीक है। तो एंगल ए यानी ये वाला जो एंगल है, ए वाला एंगल, प्लस एंगल बी, ये वाला एंगल, प्लस एंगल सी, इज इक्वल टू क्या है हमारा, 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज हमारा आंसर, ये हमें पता है, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल्स का सम क्या होता है ट्राइंगल के अंदर, 180 डिग्री। अच्छा, ये बी जो एंगल है, ये तो हमें पता है कितना है, 90 डिग्री, इसकी वैल्यू तो हमें पता है। यानी अगर ये बी की जगह 90 रखूं, उसको उधर ले जाके माइनस करा दूं, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, ये कितना होना चाहिए, बचे हुए ये दोनों भी 90 हो गए। भाई इन तीनों का सम 180 है, ये एक तो 90 हो ही गया, ये तो फिक्स है। तो बचे हुए कौन थे, ए और सी जो बचे, इनका सम भी 90 होगा, तभी तो ये दोनों 90 प्लस ये वाला 90 इक्वल टू टोटल 180 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यानी ये जो दोनों जो एंगल है, इनका सम जो होगा, इन दोनों का सम ये 90 होगा। अब ये एंगल कुछ भी हो सकते हैं, दो हो सकता है दोनों 45 डिग्रीज के हो, तब भी 90 है। एक 30 डिग्री हो, एक क्या कहते हैं 60 डिग्री हो, तब भी 90 हो गए। एक 37 डिग्रीज का हो, एक 53 डिग्रीज का हो, ठीक है, तब भी दोनों का सम 90 निकल गया। तो मतलब हो सकता है एक 0 डिग्री तो नहीं होगा, वो तो फिर ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, ठीक है। हो सकता है एक 1 डिग्री हो, 89 डिग्री हो, तो भी सम 90, मतलब दोनों का सम 90 होगा कुल मिला के। तो ये बात एक याद करने वाली बात है, इसको याद कर लो, ठीक है। अच्छा मान लो राइट एंगल में इतना तो पता होगा ना, इसको क्या बोलते हैं, ये वाली जो साइड होती है, जो नीचे होती है, सबसे नीचे की जो साइड होती है, उसको क्या बोलते हैं, बेस। चलो अभी और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो इस एंगल को अभी इस एंगल को हम हटाते हैं, इसमें हमें पर्टिकुलर एंगल को पकड़ के स्टडी करते हैं। ये जो हमारी ब्रांच है ना, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक पर्टिकुलर एंगल को हम चूज कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ये वाला जो सी वाला जो एंगल था, इसको मैंने चूज कर लिया, इसको मैंने एक नाम दे दिया, इसको मैंने एंगल सी की बजाय मैंने एक दूसरा नाम दे दिया। एक सिंबल मैंने अभी बनाया है, ये सिंबल जो होता है, इसको हम बोलते हैं थीटा। इसका सिंबल का जो नेम है वो है हमारा थीटा। तो इस एंगल को मैंने नाम दे दिया थीटा, इसको हम प्रोनाउंस क्या करते हैं, सिंबल को थीटा। तो इस एंगल को मैंने नाम दे दिया एंगल थीटा। एंगल सी की जगह मैंने इसका नामकरण कर दिया, मैंने इसका नाम बदल दिया, मैंने इसका नाम क्या कर दिया, एंगल थीटा, मैंने इसको नाम दे दिया थीटा एंगल। अच्छा, ये तो हो गया हमारा एंगल थीटा। तो मैंने इस एंगल को पकड़ लिया, अब मैं इस एंगल के बेसिस पे इस ट्रायंगल को स्टडी करूंगा ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच में। तो इसमें क्या होता है, मान लो इसमें क्या बताते हैं हम, इस ब्रांच में हम इन साइड्स का आपस में रिलेशन बताते हैं। जैसे कि ये बेस जो है, अच्छा सुनो, ये जो थीटा एंगल है, ये एक, भाई देखो, एक तो हमारी हाइपोटेन्यूज जो होती है वो तो फिक्स होती है हमारी ट्रायंगल में, जो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है, ये बात तो फिक्स है। यानी ये वाली तो हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई, इसको मैंने एच नाम दे दिया, ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो गई ये तो। अब जो ये हमारा एंगल है थीटा, जिसको हमने चूज किया, हम चाहते तो इसको भी चूज कर सकते थे, हम चाहते इसको थीटा चूज कर सकते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमने इसको चूज किया थीटा, ठीक है। अब क्या है, तो थीटा जिस साइड पे बन रहा होता है, मतलब थीटा क्या है, एक तो हाइपोटेन्यूज है, भाई कोई भी एंगल होता है वो कब बनता है, जब दो लाइंस आके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, दो लाइन आके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तब वो क्या बनाएंगे, एक एंगल बनाएंगी, ठीक है। तो ये एंगल किन से बन रहा है, एक तो ये सीबी साइड है, ठीक है, सीबी, एक क्या है, एसी है, एसी और सीबी के बीच में हमारा ये कई थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, थीटा एंगल। तो ये सीबी जो है, भाई एसी को हमने क्या नाम दे दिया, इसको तो हमने एच बोल दिया, हाइपोटेन्यूज। तो जो थीटा के साथ में हाइपोटेन्यूज हो गई, एक जो दूसरी साइड होगी हाइपोटेन्यूज के अलावा, जो दूसरी साइड होगी जो थीटा से जुड़ी हुई होगी, जहां पे थीटा बन रहा होगा, उसको हम कहते हैं बेस, उसको हम कहते हैं बेस। जैसे कि मान लो अभी अगर मैं इसको थीटा ना मानने की बजाय, इसको मैंने थीटा ना माना, अब मैंने इसको थीटा मान लिया, इसको मैं मान लेता थीटा, तब क्या होता,
ये तो हमारी हाइपोटेन्यूज है ही, उस टाइम क्या है, ये तो हमारी हाइपोटेन्यूज है, लेकिन ये थीटा जो है ये AB और AC के बीच में बन रहा है, AB और हाइपोटेन्यूज के बीच में, यानी हाइपोटेन्यूज को अगर छोड़ दें तो ये थीटा किस लाइन से कनेक्टेड है, इससे AB वाली लाइन से, तो उस केस में क्या होता, ये हमारा बेस बन जाता, तो उस टाइम पे हमारा ये वाला जो है ये बेस बन जाता, अगर ये वाला थीटा हम चूज करते तो, ठीक है। इसको हटाते हैं, हम वही वाला थीटा लेते हैं अपना पुराना, ये हमारा थीटा है, तो अब क्या हमारी ये वाली साइड तो बेस हो गई। अच्छा, थीटा के जो अपोजिट में साइड दिखती है, मतलब थीटा पे अगर कोई खड़ा है तो उसको सामने जो साइड दिखेगी है, वो क्या होगी हमारी, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको मैंने P से डिनोट कर दिया, परपेंडिकुलर, ठीक है। थीटा हाइपोटेन्यूज तो फिक्स हो गई, जो 90 डिग्री के अपोजिट है वो हाइपोटेन्यूज, जो थीटा के अपोजिट है, थीटा हमने अपनी मर्जी से चूज किया है, जो थीटा के अपोजिट है वो हमारी परपेंडिकुलर, और थीटा जिस पे लाई कर रहा है, जिस लाइन पे थीटा बना हुआ है, जिस लाइन पे हॉरिजॉन्टल पे थीटा, जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल हो, जैसे कि अभी मैंने बताया था, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता तो ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये हमारी बेस कहलाती, मतलब जिस लाइन से थीटा कनेक्टेड है, जिस लाइन से थीटा जुड़ा हुआ है, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, बेस, ठीक है। तो ये तीन मैंने ट्रायंगल बता दी, तीन साइड क्या होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इन तीन साइड्स का आपस में रिलेशन बताया गया है कि अगर हमें एक साइड दी हुई है, मान लो हाइपोटेन्यूज दी हुई है हमको, और एक थीटा एंगल दिया हुआ है, तो हम इसकी मदद से परपेंडिकुलर को कैसे निकाल सकते हैं, या फिर हम इसकी और मदद से बेस को कैसे निकाल सकते हैं कि बेस की लेंथ कितनी है, या फिर परपेंडिकुलर की हाइट, परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, इनके बारे में आपस में रिलेशंस बताए गए हैं, कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले जो हैं वो रेशियो के फॉर्म में, रेशियो क्या होता है, इस तरीके से लिखा होता है ना कुछ, जैसे कि 5:3, 5:3 इस तरीके से लिखा होता है रेशियो प्रोपोर्शन में, रेशियो 3, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते थे 5/3, इस तरीके से हम इसको लिख सकते थे, बिल्कुल। तो इस तरीके से जब कुछ लिखा होता है तो उसको कहते हैं रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 6 रेशियो बताए गए हैं, 6 रेशियोज, 6 रेशियो बताए गए हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या टी रेशियोज, तो 6 यहाँ पे हमारे को रेशियो बताए गए हैं अलग अलग, 6 हमारे को टी रेशियोज बताए गए हैं। तो अब देखते हैं वो रेशियोज हमारे पास क्या क्या है और उनके फॉर्मूले क्या क्या है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो उसको देखते हैं अब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक 6 होते हैं काउंटिंग में, ठीक है। अच्छा, अब उनके मैं नाम देखता हूँ क्या क्या है। तो पहला जो सबसे कॉमन, जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं मेनली, दो है इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनमें से एक तो हमारा अभी यूज होगा इसमें वर्क डन निकालने में। पहला आता है हमारा साइन रेशियो, इसको हम शॉर्ट करके कैसे लिख देते हैं, साइन, SIN लिख देते हैं, और इसके बाद हम एक एंगल और लगाते हैं, जैसे कि हम इसको अगर हमें लिखना हो तो हम ऐसा लिखते हैं, साइन फंक्शन है, साइन रेशियो किसका, थीटा का, साइन थीटा, इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, SIN और थीटा, साइन थीटा। एक तो हमारा ये रेशियो हो गया, एक होता है हमारा कोसाइन, जैसे हमारा साइन था वैसे ही कोसाइन होता है, ठीक है। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस, इसको हम लिखते हैं कॉस करके, कॉस थीटा, ठीक है। साइन और कोसाइन ये तो हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, साइन और कोसाइन का। इसके बाद एक और फंक्शन आता है, वो होता है हमारा टेंजेंट, ठीक है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, TAN थीटा से, टेन थीटा। इसके बाद एक और आता है कोटेंजेंट, इसको हम लिखते हैं कॉट, COT, कॉट, और थीटा, कॉट थीटा लिखते हैं इसको हम। कोटेंजेंट के बाद जो हमारा अगला आता है वो होता है सेकंड का फंक्शन आता है, इसको रेशियो आता है, इसको हम क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सेक थीटा, इसको हम बोलते हैं सेक थीटा। इसके बाद आता है हमारा कोसेकेंड, जिसको हम बोलते हैं कॉसेक और थीटा इसके बाद। तो ये हमारे 6 रेशियोज होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 हमारे पास यहाँ पे रेशियोज आ जाते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, जिनको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इनको हमने शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया। अब ये होते क्या है, इनको मतलब इनका अब इनकी वैल्यू क्या क्या होती है,
ये रेशियो जो है इनको डिफाइन करते हैं हम साइड के बेसिस पे, मतलब अब इनकी एक एक की मैं वैल्यू लिखता हूं, ये एक एक होता क्या है। अगर कहीं पे मान लो क्या हकीकत नहीं होता है, साइन थीटा हमारा जो साइन थीटा है हमारा साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, यहाँ पे थीटा की कोई वैल्यू होगी, याद रखना यहाँ पे थीटा कोई वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे अभी मैंने एक सिंबल यूज कर लिया, एक वेरिएबल, समझ रहे हो ना, वेरिएबल यूज कर लिया, मतलब इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक थीटा मैंने जनरल एक वैल्यू ले ली, तो साइन थीटा जो वैल्यू, साइन थीटा जो होगा हमारा रेशियो, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होती है हमारी साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, अभी मैं साइन थीटा को भूल जाओ, अगर कहीं पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये लिखा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे साइन थीटा। साइन लिखा हुआ है किसका, थीटा एंगल का, अगर थीटा ये है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है हमारी थीटा के सामने वाली साइड, और एक तो हमारी हाइपोटेन्यूज वो तो फिक्स है ही, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं, मान लो इस ट्रायंगल में ये वाली जो साइड है ये 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर 4 सेंटीमीटर, यूनिट अपनी मर्जी से ले लेना, ठीक है, ये 4 है और ये जो बेस है ये 3 है, हाइपोटेन्यूज जो निकल के आएगी वो हमारी 5 निकल के आ जाएगी, फिर ठीक है, 5 निकल के आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज तो निकालनी आती होगी ना पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, 5 निकल के आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूं कि ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे जो साइन थीटा हमारा होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर जो कि हमारा 4 डिवाइडेड बाय जो हमारा हाइपोटेन्यूज है जो कि 5, 4 बाय 5, 4 अपॉन 5, ये होगा हमारा साइन थीटा। साइन थीटा 4 अपॉन 5 ये होगा हमारा साइन थीटा। अच्छा अगर क्या होता, अगर मान लो अगर थीटा ये एंगल की बजाय ये वाला एंगल अगर थीटा होता, ये वाला एंगल अगर थीटा होता, तब जो साइन थीटा की वैल्यू होती वो क्या होती, अब देखो ये वाला थीटा है तो ये वाली साइड तो बेस बन जाएगी हमारी, और ये वाली साइड जो पर बेस थी हमारी ये बन जाएगी परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने वाली जो साइड है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर, यानी उस केस में ये हमारी परपेंडिकुलर होगी, और साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 3, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज अभी भी वही रहेगी क्योंकि वो तो 90 डिग्री के सामने वाली है, ठीक है। तो उस केस में जो वैल्यू आई वो हमारी आई 3/5, 3/5, ठीक है, 3/5 हमारी वैल्यू आ गई साइन थीटा की, अगर थीटा वो वाला एंगल होता ऊपर वाला तो, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या कर रखा है, थीटा हमने नीचे का एंगल ले रखा है, वापस आ जाते हैं इस पे, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि अगर थीटा ये थीटा हमने अपनी मर्जी से चूज किया है, अगर हम इसको चूज करते थीटा तो उसी हिसाब से ये दोनों चेंज हो जाती, ये दोनों परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस केस में साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारी, परपेंडिकुलर कितना है 4 डिवाइडेड बाय 5, 4/5 ये हमारी वैल्यू हो गई साइन थीटा की। अच्छा अब बात करते हैं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा जिसका हम यूज करेंगे अभी, अभी जो मैं वर्क का जो फॉर्मूला आएगा ना, जब ये जो हमारा टॉपिक था कि किसी एंगल पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर एंगल पे है, तो उस एंगल को अगर हम थीटा मान लें, उस एंगल को हम थीटा मान लें तो कॉस थीटा का वहां पे यूज होगा, ठीक है। कॉस थीटा जो होता है वो होता है हमारा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है हमारा कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है हमारा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस यानी यहां पे cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस कितना है 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 5, 3/5 ये हो गया यहाँ पे हमारा cos थीटा की वैल्यू। अच्छा cos थीटा हो गया। अगला अगर हम देखें टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट जो होता है यानी tan थीटा, tan थीटा की जो वैल्यू हमारी निकल के आती है वो होती है हमारी, tan थीटा होता है हमारा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इसको हम बोलते हैं टेन थीटा। जरा डिवाइड करके देखना, डिवाइड करते हैं यहाँ पे, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देखो ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, ये नीचे डिनोमिनेटर रह जाएगा, तो यानी परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो h से h तो कैंसिल हो गया, यानी जो इसकी वैल्यू आई टेन थीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई
P अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। करके देखना अपनी तरफ से कैलकुलेशन। साइन थीटा की वैल्यू रखना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू रखना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो h से h तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है हमारा tan थीटा की वैल्यू। जैसे कि यहां पे अगर मैं बात करूं tan थीटा की वैल्यू क्या है, तो यहां पे जो tan थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4 डिवाइडेड बाय 3, 4/3, 4/3 ये है हमारी tan थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो ये तीन रेशियो होते हैं हमारे मेनली। अच्छा, कोटेन कॉट की बात करूं, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मतलब अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं 4/3 को 3/4 लिख दूं, इसको मैंने घुमा दिया ऐसे, ऐसे मैंने इसको घुमा दिया बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको घुमा दिया, मीम वाले समझ गए होंगे, इसको मैंने घुमा दिया। ठीक है, तब क्या होगा रेसिप्रोकल कर दिया। तो 3/4 जो होगा वो हमारा होगा कॉट थीटा। मतलब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब उसको उल्टा करके लिख दें। तो यहां पे जो इसकी यानी अब देखो 1/tan थीटा, tan थीटा को उल्टा करना है। tan थीटा क्या था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी इसको अगर हम उल्टा करके लिख दें तो cot थीटा जो आएगा वो आएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या आ गया हमारा cot थीटा। तो यहां पे इस केस में उसकी वैल्यू क्या हो गई 3/4, मैंने उसको भी इन्वर्ट करके लिख दिया, उसको मैंने घुमा के लिख दिया। ठीक है, उल्टा करके लिख दिया। तो ये रेशियो है। इसी तरीके से जो हमारा sec थीटा होता है, sec थीटा, sec थीटा ये वाला, ये cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। sec थीटा जो है ये cos थीटा का रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल है cos थीटा का, जो हमारा sec थीटा है। cosec थीटा जो है ये हमारा sin थीटा का रेसिप्रोकल है। मतलब अब देखो sec थीटा जो है cos थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसको उल्टा करके लिख दो, यानी h/b, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। sec थीटा क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हो गया हमारा sec थीटा। cosec थीटा क्या है sin थीटा का रेसिप्रोकल, sin थीटा का रेसिप्रोकल करो h/p हो जाएगा, h/p हो जाएगा, h ऊपर आ जाएगा p नीचे चला जाएगा। ठीक है, h डिवाइडेड बाय p यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा cosec थीटा। तो ये आपको डिटेल में तो 10th में स्टडी करना है। अभी जो आपको जरूरत है इस चैप्टर में वो है आपको cos थीटा की जरूरत, cos थीटा की आपको जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। ठीक है, 10th क्लास में तो बहुत डिटेल में है, ये थोड़ा सा है ना, तो वहीं पढ़ना ज्यादा बेटर रहेगा। ये तो मैंने बेसिक आइडिया दे दिया कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं। अच्छा, अब 10th में ये सब चीजें बहुत आसान लगेंगी तुमको जब पढ़ाया जाएगा दोबारा। ठीक है, cos थीटा याद रखो, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस बात को याद कर लो। थीटा एंगल को आइडेंटिफाई करना, अब बेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बेस और परपेंडिकुलर क्या है, क्योंकि थीटा अगर ये है तो बेस ये परपेंडिकुलर है, थीटा अगर ये वाला होता तो ये बेस ये परपेंडिकुलर हो जाता, तो वो थीटा के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कौन सी साइड क्या है। हाइपोटेन्यूज फिक्स है, वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी। ठीक है, cos थीटा याद करो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको नोट कर लो पूरे को एज इट इज, जैसा लिखा हुआ इसको छाप लो, छापो, वीडियो पॉज करके छाप लिया। अरे स्क्रीनशॉट ले लेते, नहीं छापा जा रहा, हाथ में दर्द हो रहा है तो है, स्क्रीनशॉट ही ले लेते, इतना किस बात का आलस, 2 बटन ही तो दबाने हैं फोन के। ठीक है, अब देखो हमारा मेनली जिससे हमें पंगा लेना है वो क्या हमारा cos थीटा, cos थीटा से हमको पंगा लेना है मेनली। तो यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं वापस से जिसमें हमको स्टडी करना है ये सब। एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, ये हो गया ट्रायंगल कंप्लीट। नाम दे दो ए बी सी, एक एंगल को मान लो थीटा। ठीक है, थीटा नाम दे दिया इस एंगल को, वो वाला एंगल 90 डिग्री का सामने वाला। ठीक है, ये तो हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, थीटा जिस साइड पे है वो हो गई हमारी बेस। ठीक है, ये तो नेम हो गई।
अच्छा अब मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूं। cos थीटा तो समझ में आ गया ना, cos थीटा क्या है हमारा, क्या है हमारा cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये है हमारा cos थीटा। अच्छा अगर तुम्हें मान लो ये सब याद नहीं हो रहा कि cos थीटा ये होता है, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक बता देता हूं, ऐसे लिखो, इस तरीके से लिख लो, ठीक है, ये लिखा, इसको लिख के इस डायग्राम को याद कर लो, इसमें सारी वैल्यू आएंगी, देखो इस डायग्राम में। अब इसको कैसे याद करोगे, तो इसको याद करने की कई ट्रिक्स हैं, है ना, ट्रिक क्या है इसको याद करने की, ऐसे याद कर लो, कोई स्ट्राइक वगैरह ना आ जाए बस चैनल पे। देखो पहले मैं, चलो ट्रिक मैं बाद में बता दूंगा, इसको पहले ऐसे देखो, देखो अगर हम ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में जाएंगे, मैंने तो उसको ऐसा डायरेक्शन बनाया कि वो दिख ही नहीं रहा, ठीक है, अगर हम ऐसे इसको रीड करें तो क्या होगा, पहला वाला तो साइन थीटा है, ठीक है, दूसरा वाला कॉस थीटा, तीसरा वाला टेन थीटा, फिर उसके बाद क्या करना, इनको ऊपर से नीचे रीड करना शुरू करना, यहां से टेन थीटा हो गया ये वाला, फिर ये हो गया कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। वैसे सुनो, छोड़ो, सीधे देखो, ये वाला क्या है, ये वाला जो है ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, और बाकी जो तीनों जो बचे हुए तीन है वो तो इनके रेसिप्रोकल हैं। जैसे कि इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं साइन थीटा का तो कॉसेक थीटा होगा, इसका कॉस थीटा का कर दूं तो सेक थीटा होगा, और टेन थीटा का कर दूं तो कॉट थीटा होगा। इसको याद करने की ट्रिक ये है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये ट्रिक मैंने बता दी, इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको, ठीक है, और भी कई सारी ट्रिक्स होती हैं, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही, मेरे को एक ये ट्रिक याद थी जिससे मैंने याद किया था, जिस तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से ट्रिक याद कर लेना, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पहला वाला जो साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, और फिर बाकी सब उनके रेसिप्रोकल हैं, जैसे कि कॉट थीटा क्या है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, ठीक है, इस ट्रिक को भी नोट कर लो, इस तरीके से तुम याद कर सकते हो, वैसे ट्रिक तुम्हें 10th में भी बताई जाएगी, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू पे आते हैं वापस, cos थीटा क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये थी हमारी cos थीटा की वैल्यू, याद करो, पाकिस्तान भूखा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये तो साइन हो गया, ये रहा हमारा cos, b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहा हमारा cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा अब मैं कुछ वैल्यूज लिखवा देता हूं, कुछ पर्टिकुलर एंगल की, कुछ पर्टिकुलर थीटा की, जैसे कि मान लो थीटा अगर 60 डिग्री है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, अगर थीटा 60 डिग्री हो जाए ना तो इसकी वैल्यू, इनके रेशियो की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, मतलब अगर थीटा 60 डिग्री है, सुनो, थीटा अगर मान लो 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के बाद तब क्या होगा, ये जो हाइपोटेन्यूज और ये बेस है, इनका जब हम इस तरीके से रेशियो लेंगे तो वो रेशियो की वैल्यू फिक्स्ड है, वो वही वैल्यू आएगी, चाहे इनकी लेंथ कुछ भी हो, अगर इसकी लेंथ बढ़ेगी तो इसकी भी लेंथ इंक्रीज करेगी, क्योंकि भाई हमको राइट एंगल बनाना है, ठीक है, तो cos थीटा की कुछ, थीटा की कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हैं जिनकी कुछ अलग वैल्यू आती है, तो मैं बता देता हूं, ठीक है, उनको याद कर लेना, उनको याद करना जरूरी है। जैसे कि अगर मान लो थीटा अगर तुम्हारा 0 डिग्री है, थीटा है तुम्हारा 0 डिग्री, तो cos थीटा की वैल्यू होगी cos थीटा, यानी कि cos थीटा की जगह मैं 0 लिख लूं, cos 0 डिग्री जो होगा, cos 0 डिग्री, मतलब अगर ये एंगल 0 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं होगा ऐसा, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल नहीं बनेगा, फिर वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ठीक है, cos थीटा अगर मान लो 0 डिग्री है तो इसकी वैल्यू होती है 1, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cos अगर मान लो थीटा जो है तुम्हारा
थीटा है तुम्हारा 30 डिग्री, थीटा जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया होगा, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है √3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। इसी तरीके से अगर ये थीटा तुम्हारा 45 डिग्री है तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? 1/√2, 1/√2। ये हो गई cos 45 की वैल्यू। अगर मान लो थीटा तुम्हारा है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2, ठीक है, 1/2 हाफ। थीटा अगर तुम्हारा मान लो हो गया 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू होती है, वो होती है तुम्हारी कितनी हो गई? 0। cos 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। इसको एक बार को याद ना भी करो, ठीक है, cos 30 याद रखो, cos 45, cos 60 और cos 90, ठीक है, इन चार को तो याद कर ही लो 9th क्लास में। अगर एडवांस लेवल पे जाना है तो स्कूलिंग लेवल पे यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। स्कूलिंग लेवल पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे, ठीक है। इनको मैं इरेज करता हूं। अब मैं बताता हूं क्या कि जो वर्क डन है, अब यहां पे हम लेके आते हैं अपना पुराना जो हमारा चैप्टर चल रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम यहां पे लेके आते हैं। बोर्ड को कर देते हैं साफ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अब सुनो, अब क्या हो रहा है, नोट्स को रिवाइज कर लो क्योंकि मुझे ड्राइंग बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। नोट्स को रिवाइज कर लो क्योंकि मुझे ड्राइंग बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है, यहां पे मैंने एक टॉय कार बनाई है, टॉय कार, ठीक है। इस टॉय कार में खिलौने वाली कार है छोटी सी, ठीक है, टॉय कार है, इसमें से एक रोप बंधी हुई है, ठीक है, और यहां पे एक लड़का है, ठीक है। इस लड़के ने क्या कर रहा है? इस रोप को पकड़ रखा है, इस रोप को पकड़ के वो इस कार से खेल रहा है, टॉय कार से, ठीक है। तो वो लड़का क्या कर रहा है, इस टॉय कार को, मान लो ये मार्कर वो रोप है जो कि इस तरीके से जा रही है, उस टॉय कार को अपनी तरफ पुल कर रहा है। इसने इस टॉय कार को अपनी तरफ पुल किया, ठीक है, अपनी तरफ पुल किया, ठीक है। तो यानी ये तो उसने क्या किया, पुल क्या होता है? फोर्स होती है हमारी, उसने एक फोर्स लगाई टॉय कार पे। अब टॉय कार जो है इसके यहां पे पुल करने से टॉय कार यहां पे आगे बढ़ी, मतलब रोड पे उसको टॉय कार को चला रहा है वो, और टॉय कार आगे चलती जा रही है, वो उसको पुल करता जा रहा है, ठीक है, टॉय कार को। अब यहां पे उसने क्या किया, टॉय कार आगे बढ़ी, तो यानी ये क्या हुआ उसका टॉय कार का? भाई मूव तो वो यहां से यहां की ना, तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया उसका डिस्प्लेस, मतलब फोर्स तो यहां लग रही है, डिस्प्लेसमेंट यहां लग रहा है, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल है थीटा, एक थीटा एंगल है यहां पे, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अच्छा, थीटा एंगल आ गया। अच्छा, यानी अब यहाँ पे वर्क डन ऐसे तो नहीं निकलेगा कि हमने इसको इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा निकल आया वर्क डन। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला लगेगा, वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो होगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा का और मल्टीप्लाई होगा, जो हमने पिछले वीडियो में मल्टी फॉर्मूला सीखा था ना, एफ मल्टीप्लाइड बाय एस, वो भी यही था, वो भी यही फॉर्मूला था, लेकिन वहां पे हमने कुछ केस लिए थे जब क्या है, इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 0 डिग्री का एंगल था, तब क्या था, जीरो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। 0 डिग्री का मतलब ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री का, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल होता है 0 डिग्री भाई। अच्छा, अरे यार देखो ना, ये हो गई फोर्स और यही हो गई डिस्प्लेसमेंट, ये रही फोर्स और ये रही डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगल कितना है इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल,
ठीक है, 0 डिग्री का एंगल। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, मान लो ये थीटा 0 डिग्री था पिछले वीडियो में, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे f मल्टीप्लाइड बाय, कोई फर्क पड़ेगा, ये f इंटू एस हो जाएगा। भाई 1 से किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, तो ये इतना सा रह गया, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। इसीलिए ये पिछले वीडियो में मैंने फॉर्मूला सीखा था f मल्टीप्लाइड बाय s। अच्छा, अब जब एंगल 90 डिग्री था, मतलब मैंने बताया था जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब फोर्स तो यहां लग रही है, डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा है, मतलब फोर्स ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल पे, तब वर्क डन जो होता है वो 0 डिग्री हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है उसका मैग्नीट्यूड। मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब 90 डिग्री पे होते हैं तो वर्क डन 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि भाई वहां पे थीटा क्या हो गया, ये थीटा जो था वहां पे थीटा हो गया 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अभी अभी मैंने लिखी थी वीडियो में, पीछे जाके देखो नहीं तो, ठीक है। cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, यानी ये वैल्यू तो 0 हो गई, और 0 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज को 0 बना देगा। 1 करोड़ में तुम 0 का मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाएगा 1 करोड़, ठीक है। तो यानी यहाँ पे इसने w इसमें मल्टीप्लाई होके 0 का मल्टीप्लाई हो गया, गलती से, है ना, गलती क्या, 90 डिग्री था तो 0 का मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 0, वर्क डन 0 हो गया। इसीलिए क्या होता है, वर्क डन यहाँ पे 0 हो जाता है जब 90 डिग्री का एंगल होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जब एक पर्टिकुलर एंगल है, एक पर्टिकुलर एंगल पे हम बात करते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या केस होगा, ठीक है। तो यहां पे अब क्या है, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ये फोर्स हम, देखो भाई, एक ये फोर्स है, तो फोर्स ये इंसान खींचता है तो फोर्स कुछ ना कुछ हमें दिख रहा है ऊपर भी बढ़ती जा रही है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फोर्स यहाँ है, ठीक है, फिर यहाँ पे गए तो ये फोर्स यहाँ आ गई, और आगे गए तो ये यहाँ आ गई, और आगे गए तो ये यहाँ कहीं आ गई, तो ये फोर्स ऊपर भी इंक्रीज कर रही है, ऊपर भी कहीं ना कहीं ये फोर्स इंक्रीज कर रही है, और यहाँ पे थे तो ये फोर्स यहाँ थी, यहाँ थे यहाँ थी, फिर यहाँ पे आ गए तो यहाँ आ गई, यहाँ पे आ गए फिर यहाँ आ गई, तो ये मतलब ये फोर्स हॉरिजॉन्टल में भी कुछ आगे तक जा रही है, ठीक है। यानी ये दोनों में, अगर यानी मैं फोर्स की, अगर मैं इस फोर्स को मैं तोड़ दूं, इस फोर्स को मैं दो पार्ट में तोड़ दूं, एक तो इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला पार्ट, एक हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट जो कि डिस्प्लेसमेंट के साथ में है। बातें बहुत ज्यादा एडवांस जा रही हैं तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से, ठीक है, एडवांस लेवल का टॉपिक जा रहा है, बहुत बिल्कुल एडवांस लेवल का, ठीक है। यानी मुझे कुछ ऐसा करना है यहाँ पे, अच्छा चलो ये पार्ट वाला छोड़ो, अभी छोड़ो इसको, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही ले आऊं, इस फोर्स को मैं डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ले आऊं, ठीक है। अब देखो, फोर्स को मैं डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ले आऊं तो क्या होगा, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना, थीटा। अच्छा, अगर ये इसको यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर बना दूं, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया, जिसमें कि ये क्या है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, बेस हमारा, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा हमारा क्या होगा, क्या होगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी, फोर्स, फोर्स है हमारी हाइपोटेन्यूज, यानी cos थीटा जो हो गया वो हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अपॉन फोर्स, फोर्स मल्टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय फोर्स, s अपॉन f, ये हो गया हमारा cos थीटा। अच्छा, अगर मैं यहां से क्या करूंगा, यहां से मैं s की अगर वैल्यू निकालना चाहूं, s की वैल्यू जो होगी वो यहां से क्या होगी, कैमरा कैसे हिल रहा है, यहां से जो s की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस f को यहाँ पे f डिवाइड में, इसको अगर मैं इधर ले जाऊं इक्वल टू के, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये s जो होगा वो होगा f मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, f मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, ये हो गई हमारी s की वैल्यू। तो ये जो s की ये वाली जो वैल्यू है, ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो इस फोर्स के डायरेक्शन में होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आया f मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, ये आप फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, ये डायरेक्शन हो गई है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी यहां पे एक डिस्प्लेसमेंट हुआ जो कि क्या है, s cos थीटा, ठीक है, s cos थीटा। ये तो मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हो क्या रहा है, ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ठीक है। बाकी नहीं तो सिंपल ये फॉर्मूला याद करो, वो भी एडवांस लेवल के लिए, एडवांस लेवल के लिए। अगर स्कूलिंग लेवल पे एग्जाम देना तो f मल्टीप्लाइड बाय s, इसी से काम हो जाएगा, ठीक है। तो
s की जो वैल्यू है वो क्या है, एक s cos थीटा, s cos थीटा नहीं, f cos थीटा। f cos थीटा क्या है, एक फोर्स, एक डिस्प्लेसमेंट आया जो कि इस डायरेक्शन में आया निकल के हमारा। तो यहां पे अगर हम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट करें, अगर कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कुछ एरर है, देखना पड़ेगा मुझे, इसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। s is equal to f cos थीटा, सॉरी, अगर मैं दूसरे डायरेक्शन में चला गया, मैं अभी बता रहा था कि अगर मैं फोर्स के दो पार्ट कर लूं, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, तो ये जो नीचे वाला जो पार्ट निकल के आएगा, ये क्या आएगा हमारा f cos थीटा। ये हमारा f cos थीटा निकल के आएगा, जो इसका नीचे वाला पार्ट होगा। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान से सुनो, इस डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो है हमारी f cos थीटा। इस डिस्प्लेसमेंट की, हम बोल गलत दिया मैंने, cos थीटा क्या था हमारा, इज इक्वल टू क्या है, s अपॉन f, s मल्टीप्लाइड बाय f। ये क्या है हमारा, ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट था ना, s मल्टीप्लाइड बाय f। तो अगर मैं इस s की वैल्यू निकालना चाहूं, इसकी वैल्यू, इस s की जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारी, f इंटू cos थीटा, f cos थीटा, ये होगी हमारी s की वैल्यू, s इज इक्वल टू f cos थीटा। तो इस s की जगह पे अगर मैं यहां पे लिख दूं f cos थीटा, f cos थीटा, तो ये वो वाली फोर्स है जो कि s के डायरेक्शन में काम कर रही है। अब देखो, ये f cos थीटा क्या है, एक फोर्स है, ये f cos थीटा एक फोर्स निकल के आई है, ठीक है, ये एक फोर्स है, ये अपने आप में एक फोर्स है, और इसका डायरेक्शन क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, भाई डिस्प्लेसमेंट भी तो यही था, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट था, और यही हमारी फोर्स आ गई। तो यहां पे फोर्स क्या हो गई, f cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा s। तो यहां पे जो वर्क डन हो गया वो हो गया डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय जो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, जो कि क्या है हमारी f cos थीटा, f cos थीटा, f मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। तो आ गया वही फॉर्मूला, f मल्टीप्लाइड बाय s मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। तो ये फॉर्मूला याद करो, इतना ये एक्सप्लेनेशन तुम्हारे बहुत आउट ऑफ सिलेबस है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस चला गया है तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सिंपल याद रखो, वो भी सिर्फ एडवांस लेवल के लिए। क्या है वर्क डन का फॉर्मूला, f मल्टीप्लाइड बाय s मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, f मल्टीप्लाइड बाय s मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। इस फॉर्मूले को याद कर लो बस एडवांस लेवल के लिए, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो तो उसमें यूज हो सकता है, f मल्टीप्लाइड बाय s मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। और जब की स्कूलिंग जनरल जो केसेस होंगे, मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाय s, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होगा, ठीक है। अच्छा एक और बात है, याद रख लेना, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन हो गया, कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया, कोटेंजेंट हो गया, सेकेंट हो गया, कोसेकेंट हो गया, इनकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है, इनकी ये सब यूनिट लेस होते हैं। क्यों यूनिट लेस होते हैं, क्योंकि देखो इन सब में क्या था, हम एक साइड को दूसरी साइड से डिवाइड कर रहे थे, कहीं पे हम परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज को बेस से डिवाइड कर रहे हैं, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर रहे हैं, है तो वो साइड की क्या होगी, एक लेंथ होगी 5 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, कुछ भी लेंथ होगी। तो मीटर, उस ऊपर जो है उसकी भी यूनिट मीटर, नीचे जो है उसकी भी यूनिट मीटर, मीटर से मीटर हो गया कैंसिल, यानी इनकी यूनिट कैंसिल हो गई, कोई यूनिट नहीं होती। ये जितने भी रेशियोज होते हैं इनकी कोई यूनिट नहीं होती, यानी यूनिट पे कोई असर नहीं डालेंगे। इसमें हम cos थीटा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यूनिट पे कोई फर्क पड़ेगा, यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर, या फिर जिसको हम कहते हैं जूल, वो सब पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि जूल होती है वर्क डन की, ठीक है। तो आज के वीडियो थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक था, ट्रिग्नोमेट्री, हमने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स जाने, और हमारा यूज क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, इस फॉर्मूले में वो हमने समझ लिया। ये फॉर्मूला एडवांस लेवल पे काम आएगा और बेसिक लेवल पे ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू।